नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। आज वाली क्लास में हम लोग, पहले तो आप ये पैम्पलेट देख लो जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम लोग 27 नवंबर 2023 से मैराथन रिवीजन और क्रैश कोर्स, जो भी आप इसको बोलो, अपन वो शुरू कर रहे हैं बेटा। ठीक है, इसकी फीस हम लोगों ने बहुत जेन्युइन सी रखी है। कितनी? 10,000 रुपीज पर सब्जेक्ट टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें अपन कवर क्या क्या करेंगे? इसमें बेटा आपका क्लासरूम, मैराथन, टेस्ट, सपोर्ट, 24/7 आवर्स का सपोर्ट बेटा, जहां पे आप मुझे रात को 3 बजे, सुबह के 5 बजे कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हो और मैं आपका इंस्टेंटली जवाब देता हूं बेटा। ठीक है, चलो सर आज की क्लास शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। है ये क्या हो गया? क्या कह रहा था दोस्त? सीधा पागल है क्या? सीधा सीधा चलो, कोई सीधा सीधा नहीं दोस्त। मैडम मुझे गुस्सा दिलाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो आप, ठीक है? सबको आता है ना, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ देखा, सबको आता है। डन, आओ सर शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले ये चैप्टर 6 है, एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर का पूरा नाम क्या है दोस्त? एक बार पूरा नाम देख लो। वैसे तो एग्जाम में पूछते नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर वो लोग आपसे क्या क्या कवर करवा रहे हैं बेटा। इन्होंने बोला एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। देखो आप ना बहुत सारे अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़ते हो, मुझे नहीं पता, मैं किसी का नाम लेके स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहा, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जितना है ना दोस्त, एग्जाम में उतना ही आएगा। और मैं पूरा का पूरा नोट्स हूबहू एनसीईआरटी को डिक्टो कॉपी पेस्ट करके लाया हूं बेटा। ठीक, लेकिन बहुत सिंपल वर्ड्स में, कंसाइज मोड में, और इस तरीके से प्रेजेंट कर रखा है कि आपको एक बार मेरे साथ पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा। नहीं पढ़ा मेरे साथ अगर ये वीडियो भी देख लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा। आओ सर शुरू करते हैं सर। सबसे पहले देखते हैं आपकी पहली हेडिंग एनसीईआरटी के अंदर, वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला सर? वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट। देखते हैं सर, वर्कर क्या होता है? एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट्स टू द जीएनपी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी तक मुझे याद था एक्टिविटीज जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां पे डेफिनेशन में हल्का सा चेंज आया, आप इसको ध्यान रखोगे। क्या बोला? एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट्स टू द जीएनपी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बताने का मतलब क्या? देखो मुझे ना आपको बताना है वर्कर, आप भी यहाँ पे काम कर रहे हो और आपके पापा मम्मी भी कहीं जाके काम कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे काम पैसों के लिए नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप वर्कर नहीं हुए। लेकिन अगर मेरे पापा मम्मी और आपके पापा मम्मी कहीं जाके काम कर रहे हैं फॉर इकोनॉमिक, पैसों के लिए, तो उनको हम वर्कर बोलेंगे। देखते हैं डेफिनेशन बोल रही है या नहीं बोल रही है। तो सबसे पहले उसने बता दिया कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। आगे, ऑल दोज हु आर इंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन व्हाटएवर कैपेसिटी इधर हायर लो आर वर्कर। बात समझ में आ गई? तो सर इसका मतलब वर्कर की डेफिनेशन के लिए मुझे इकोनॉमिक एक्टिविटी समझना जरूरी है। आगे, इवन इफ सम ऑफ देम टेम्परली अब्सटेन फ्रॉम वर्क ड्यू टू स्टिल दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्कर। वो तब भी वर्कर माने जाएंगे, वो तब भी वर्कर माने जाएंगे। क्या बोला? अगर आपने टेम्परली अब्सटेन हो काम से। सर वो टेम्परली अब्सटेंस किन किन रीजन से हो सकता है? इलनेस, इंजरी, अदर फिजिकल डिसेबिलिटी, बैड वेदर, फेस्टिवल, सोशल या रिलीजियस फंक्शन, तब भी आप वर्कर माने जाओगे। कहने का मतलब अगर आप 1-2 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने की छुट्टी ले लेते हो तो भी आप वर्कर ही रहोगे, आप वर्कर से बदल नहीं जाओगे। अगला, वर्कर ऑल्सो इंक्लूड ऑल दोज who help the main worker in their activity। ये भी समझ में आया? मान लिया ये वर्कर है और यहाँ पे एक छोटा सा है कोई, वो उसकी हेल्प करता है, तो ये भी माना जाएगा वर्कर। डन सर। आगे, सेल्फ एम्प्लॉयड और ऑल्सो वर्कर। सर ये वाली लाइन बिल्कुल क्लियर लाइन है, इसको याद रखना। वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी क्या माना गया? वर्कर। Who are not paid by an employer for their work। सर पक्का पक्का मुझे 100% समझ में आया। भले अगर उसको पे नहीं करता एम्प्लॉयर, और ठीक बात है, सेल्फ एम्प्लॉयड खुद का काम करता है, खुद के पैसे, बट वो भी कहाँ आया? वर्कर में। ड्यूरिंग 2017-18, अभी पता है क्या आपको, मैं वर्कर की डेफिनेशन करा चुका। कहाँ तक सर? 1 से लेके 5 तक आपने पूरा वर्कर एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे देख रहे हैं हम लोग थोड़ा सा डेटा स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं बेटा। चलो और डेटा और स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। ड्यूरिंग 2017-18 India had about 471 million strong workforce। क्या बात है, क्या बात है। अभी यहाँ पे ना हल्का सा एनसीईआरटी ने डेटा बनाते समय हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट किया, बट आप उस कंफ्यूजन को वैसे ही याद करोगे। डन, आगे देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ अवर पीपल रिसाइड इन रूरल एरियाज। ठीक बात है। द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स रिसाइडिंग देयर इज हायर। अब उन्होंने बोला कि देखो सर इस 471 मिलियन में से 471 मिलियन में से ज्यादातर लोग रूरल के हैं। मैंने पूछा क्यों? कहता कि ज्यादातर लोग रूरल में ही रहते हैं तो इसलिए वर्कफोर्स वहीं से ज्यादा है। ठीक बात है। अब यहाँ पे डेटा देखना, और
मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये रटना है, मैंने एक बार भी नहीं बोला, बट अगर याद हो सके तो प्लीज कर लेना। द रूरल वर्कर्स कंस्टिट्यूट अबाउट 2/3 ऑफ दिस 471 मिलियन। पक्का समझ में आया? मतलब इस 471 का 2/3 कितना होता है वो आप निकाल लोगे, अराउंड कोई 300 के आसपास होगा, उससे ज्यादा होगा। ये रूरल वर्कफोर्स है, मतलब गांव के लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वर्कफोर्स में। मेन फॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। अब ना ये बहुत जनरल चीजें हो गई कि मुझे 1 से लेके 8 तक तो यूं याद रह जाएगा। सर इस 471 मिलियन में लोग ज्यादा है, और ठीक भी बात है, ज्यादातर घरों में या मैक्सिमम घरों में औरतें काम करें ना करें, आदमी जरूर काम करता है। अबाउट 77% ऑफ वर्कफोर्स आर मेन। अभी तक यहां पे इन्होंने वर्ड यूज किया था मेजॉरिटी, अब उन्होंने उस मेजॉरिटी को परसेंटेज भी दे दिया कि 77% वर्कफोर्स क्या है, मेन, और रेस्ट क्या है, वुमन। लेकिन आपको एक बात पता है, क्या इस मेन और वुमन में बच्चे हैं? क्या इस मेन और वुमन में बच्चे हैं? इन्होंने अलग से नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला इस मेन और वुमन में, मेन एंड वुमन इंक्लूड चाइल्ड लेबर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर सेक्सेस। उस मतलब मेन और वुमन में लड़कों और लड़कियों की संख्या भी इस तरीके से है। तो सर ये जो भी है, अब मैं इसके लिए कुछ कमेंट तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो फैक्ट है वो है। अब ये मैं आपको बोल रहा हूँ रटने के लिए, अब इसको ध्यान से पहले सुन लेना, तभी आएगा समझ। वुमन वर्कर्स अकाउंट फॉर 1/4 ऑफ द रूरल वर्कफोर्स। क्या बोला? वुमन वर्कर अकाउंट्स फॉर 1/4 ऑफ द रूरल वर्कफोर्स। रूरल के वर्कफोर्स का 1/4 वुमन है। मतलब अगर मान लिया, अगर गांव में 100 लोग काम कर रहे हैं, गांव में, ये है रूरल, ये है रूरल, तो रूरल में 75 मेन है और इसी रूरल में 25 वुमेन है। अब आप इसको ऐसे याद रखना, जबकि यहां पे बोला वेयर एज इन अर्बन एरिया दे आर जस्ट 1/5 ऑफ वर्कफोर्स, बगल में आपको ऐसे लिखना है। और यहां पे बोला कि अगर ये अर्बन एरिया है तो अर्बन एरिया में 80 मेन है और 20 वुमन है। अब आप देखो कि कहां की वुमन ज्यादा काम कर रही है, कहां की वुमन ज्यादा काम कर रही है, कहां की, रूरल एरिया की। पक्का ये वाला डेटा याद हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और जो हल्का सा मुझे भी परेशान करती है, शायद आपको भी परेशान करे, वो कौन सी चीज है जो परेशान करती है? ये देखो नोट। अब एग्जाम में ना कई बार ये क्वेश्चन आया है कि क्यों वुमेन्स की संख्या कम है, तो उस पर आपको ये वाली बात लिखना है, वुमेन कैरी आउट वर्क्स लाइक कुकिंग, फेचिंग वाटर, फ्यूल वुड एंड पार्टिसिपेट इन द फार्म लेबर. They are not paid wages in cash or in the form of grains. At the time they are paid at all. For this reason, these women are not categorized as worker. बहुत सारी जगह वुमन बेचारे मेन लेबर के लिए हेल्प करने चली गई, बट उसको वर्कर माना नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसको एम्प्लॉयर ने पैसे नहीं दिए, इसीलिए भी वुमन कम है। अब बेटा आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ये 1 से लेकर 10 पॉइंट आपको याद करके मुझे सुनाने हैं। चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग याद भी कर रहे हो बेटा। आईडी को पढ़ने का यही तरीका है, अगर आपको लग रहा है कि आईडी आप रट लोगे तो बेटा भूल जाओगे। आईडी को पढ़ने का यही तरीका है। चलो सर अगला देखते हैं। अगला है सर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। क्या ये कोई फॉर्मूला है? फॉर्मूला नीचे दिया उन्होंने, क्या बोला? बोला वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एग्जाम में पूछते हैं बेटा। ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? बोला टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। अभी आपने ऊपर वर्कर देख लिया कितना है, 2017-18 में कितना वर्कफोर्स था? 471 मिलियन। अपने को ऊपर रख देना 471 मिलियन, उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से और डिवाइड किससे करना है? पॉपुलेशन इन इंडिया। सवाल पॉपुलेशन इन इंडिया किसको बोलते हैं? मैं नीचे लिख के लाया हूं। पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रिसाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब मुझे बताना ऐसे समझ के, मान लेते हैं एक अग्रिम की फैमिली है, ठीक है? अग्रिम की फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, इसकी एक मम्मी है और 3 पापा। पागल है क्या ये? पागल है क्या? और इसके एक पापा है। अच्छा, अब इनके घर में जो काम करते हैं ना, काम, वो इसकी मम्मी जॉब करती है और पापा जॉब करते हैं। आप मुझे बताना WPR कितना आएगा? आप मुझे बताओ WPR कितना आएगा? WPR कितना आएगा अगर इस पूरी दुनिया में ये 4 लोग ही हैं? हाँ 50 डन बेटा। टोटल नंबर ऑफ वर्कर, कितने लोग काम कर रहे हैं? 2 मल्टीप्लाई 100 और पॉपुलेशन कितनी है? 4, तो कितना आया? 50%। बोलो आ गया निकालना। अब आपके एग्जाम में डेटा आएगा तो आप निकाल लेना। हमेशा याद रखना अग्रिम की फैमिली, 2 काम करने वाले, 2 नालायक लोग, ठीक? आप कभी नहीं भूलोगे बेटा। चलो आगे देखते सर। आगे सर सवाल है कि ये आपने निकलवाया क्यों? क्यों इसलिए निकलवाया?
इट इज एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन अ कंट्री। एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन चल रही है उसको एनालाइज करने के लिए। इसका मतलब इस इंडिया की 50% वर्कफोर्स काम कर रही है। डन। अच्छा, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जापान, चाइना एक ऐसी कंट्री बनती चली जा रही है जहां के लोग बूढ़े हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां का वर्कफोर्स धीरे धीरे घट रहा है। इंडिया बहुत यंग है, इंडिया का वर्कफोर्स बढ़ रहा है। डन। चलो सर, ये अच्छी बात है बेटा, लेकिन क्या करें, जॉब ही नहीं है। चलो सर, आओ आगे देखते हैं सर। थर्ड पॉइंट देखना सर। दिस रेशियो इज यूजफुल इन नोइंग द proportion ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल सी बात थी, लेकिन सर यहाँ पे देखते हैं क्या होगा अगर रेशियो हाइयर है। मतलब अगर अभी कितना था, अभी 50% था ना, अभी हमने बेस बनाया 50%, लेकिन अगर हाइयर मतलब 75% हो गया तो क्या होगा, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, मतलब अब अग्रिम भी काम करने लग गया, तो इंगेजमेंट ऑफ पीपल इज ग्रेटर। लेकिन अगर मान लो ये परसेंटेज 25 हो गया, मतलब मम्मी ने जॉब छोड़ दी। यहाँ देखो, अगर मीडियम में लो है, वेरी हाई प्रपोर्शन ऑफ पीपल इज नॉट इन्वॉल्व्ड डायरेक्टली इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मुझे बोलो, क्या शुरू की 3 लाइन से 1 2 3 से बिल्कुल क्लियर हो गया ये? एग्जाम में अगर इन्होंने इसका प्रैक्टिकल भी बना दिया तो क्या आप कर दोगे? हाँ जी सर, कर देंगे। अभी मुझे पता, हाइयर मतलब ज्यादा लोग काम करते हैं, लो मतलब कम लोग काम करते हैं। आगे देख लेते हैं सर। इट शोज द डिफरेंट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ना बेटा, यहाँ पे उन्होंने 2017-2018 का एक डेटा प्रेजेंट किया है। आपको ये डेटा बिल्कुल भी याद नहीं करना, बिल्कुल भी याद नहीं करना। बस इस डेटा की हेल्प से आपको सीखना है कि अगर एग्जाम में इस तरीके का डायग्राम आ जाए, इस तरीके की टेबल आ जाए और वो आपको लिख दे एनालाइज अबव टेबल, तो आपको क्या एनालाइज करके क्या लिखना है, मैं वो चीज आपके लिए करके लाया हूं। अगर आपने इतना सा लिख दिया, मतलब समझो इस 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर मिल जाएगा। क्या एनालाइज करना है पहले देखते हैं, पहले इस टेबल को रीड कर लेते हैं। सर इन्होंने बोला वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, मुझे पता है वर्कर मल्टीप्लाई 100 अपॉन पॉपुलेशन इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। डन। अच्छा, अब यहाँ पे किस एरिया का दिया? रूरल का दिया। रूरल में कितने परसेंट मेन काम करते हैं? 51% है ये। और वहां पे वुमन कितनी काम करती है? 17%। सर लेकिन अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, मैं दोनों को ऐड कर दूं तो वहां पे कितना परसेंट दिखता है? 35%। अगर शहर में 100 लोग रहते हैं तो उसमें से सिर्फ 35% लोग काम करते हैं। लेकिन अर्बन में कितना है सर? 33.9। और अगर मैं ओवरऑल सबका देखूं तो कितना है? 34.7। मुझे रीड करना आ गया, मुझे टेबल रीड करना आ गया। अब जरा देखो मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है। मैंने वही बात क्या नीचे लिखी हुई है, ध्यान से इसको रीड करो, 1 मिनट लगाओ, ये सारी चीजें रीड करो जल्दी से। चलो बच्चों आगे चलूं या इस टेबल को और एक्सप्लेन करूं? हो गया? हो गया पक्का? अच्छा, मैं याद करने के लिए दूं 1 मिनट का टाइम, सुनाओगे? हाँ, ये टेबल और क्या इंडिकेट करता है? अच्छा, क्या ये टेबल नहीं बेटा, टेबल याद नहीं करनी, पागल हो क्या? आओ चलो सर आगे चलते सर। अगला सेक्शन है सर, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर। सर आपने फिर से यहाँ पे वर्कर बोला है, अभी एक बार देख तो लो यार, ऐसे कर दो, मतलब देख तो लो सर। आओ देखते हैं। वर्कर हु ओन एंड ऑपरेट एन इंटरप्राइजेस। क्या मैंने आपको एक बात बताई हुई है अभी तक कि सेल्फ एम्प्लॉयड भी वर्कर है? डन ना, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं अगर मैंने यहाँ पे वर्कर लिखा। अब आगे देखो, वर्कर हु ओन एंड ऑपरेट एन इंटरप्राइजेस, मतलब एक आदमी जो ओन करता है और उसको रन भी कर रहा है। टू अर्न देयर लिविंग आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। अब मुझे बताओ आपके विकास सर, सेल्फ एम्प्लॉयड है या हायर्ड एम्प्लॉयड है? इतना मारूंगा ना, उनकी है ये ऑर्गेनाइजेशन, तो पिटवा दे हमें। आओ चलो सर, वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड। आगे चलते हैं। अच्छा अब देखना सर, आपके हिसाब से इंडिया में ज्यादातर लोग जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं? क्या कहते हैं, जॉब या बिजनेस? आंकड़े चौंकाने वाले हैं दोस्त, इंडिया में ज्यादातर लोग बिजनेस करते हैं। वो कह रही सर मैंने तो नहीं देखा, मेरे मोहल्ले तो सब सुबह उठ के भाग जाते हैं जॉब पे। अरे आप ऐसे मोहल्ले में रहते हो, गांव में जाके देखो, हर आदमी अपने खेत पे काम कर रहा है, खुद की रोटी और प्याज बांध के जाता है बीवी के साथ, चल बहन ओ चल। डन, समझे क्या? आओ देखते हैं सर। अबाउट 52% ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया बिलोंग टू दिस कैटेगरी। अभी याद रहेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड कितना? 52%। डन। आगे, द कंस्ट्रक्शन वर्कर आर
नोन एज कैजुअल वेज लेबरर। एक मिनट, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं आपके हिसाब से वो सेल्फ एम्प्लॉयड है कि हायर्ड है? हायर्ड है, लेकिन हायर्ड में भी उनको एक कैटेगरी मिल गई, कौन सी? कैजुअल वेज लेबर। सर उनको कैजुअल क्यों बोला? क्यों इसलिए बोला क्योंकि बेचारों को गारंटी नहीं है जॉब की। आगे देखो, दे अकाउंट अबाउट 25% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। इंडिया की 25% कैजुअल वर्कफोर्स है। सर मुझे फिगर याद होते चले जा रहे हैं आगे। सच लेबरर आर कैजुअली इंगेज इन अदर फार्म्स एंड इन रिटर्न गेट अ रेम्युनरेशन फॉर द वर्क डन। अगला, सिविल इंजीनियर who are working in the construction company account for 23% of India's workforce। अब ये जो मैंने आपको बोला ना 25%, इसमें से भी 23% क्या है सर? वो जो कंस्ट्रक्शन साइट में या सिविल वर्कर की तरह काम कर रहे हैं बेटा। डन, चलो सर, पहला वाला ब्लॉक याद हुआ। अब अगला वाला देखना सर, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये कौन है सर? ये मैंने आपको क्या बोला? कैजुअल। ये भी कैजुअल है बेटा, लेकिन ये उस कैटेगरी में जो मैंने बोला ना कैजुअल, कैजुअल में से इतने लोग कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हैं। आगे, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन और एन एंटरप्राइजेस एंड पेड हीज और हर वेजेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, दे आर नोन एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। बोलो बात समझ में आई? कैजुअल वो जो आज तो खाना मिला है, पैसा मिला है, कल का पता नहीं सर। कल अगर मेरा ठेकेदार मुझे अपने साथ ले गया काम पे तो मुझे काम मिल जाएगा, अगर नहीं लिया तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप जिस सोसाइटी में रहते हो बेटा, आप लोग अर्बन एरिया में रहते हो, सोसाइटीज में, कॉलोनीज में रहते हो, आपने देखा होगा हर एक आदमी सुबह रेडी होकर ऑफिस जाता है, शाम को आता है। क्या वो डेली सुबह काम ढूंढने निकलता है क्या? नहीं सर, वो जहां काम करता है वहीं पे रोज जाता है। तो इसका मतलब वो रेगुलर जॉब पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन एंड इज दिस कैटेगरी अकाउंट फॉर मोर देन 50। अब मुझे तो पता है सर, मोर देन 50 क्यों बोल रहे हो? मुझे एग्जैक्ट फिगर पता है कितना, 52%। अब ये देखो क्या बोल रहा है, कैजुअल वेज वर्क इज द सेकंड मेजर सोर्स। अब वो 52 है, ये कितना है? 24 से 27%। कैजुअल वेज वर्क, व्हेन इट कम टू रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, बोथ वुमेन एंड मेन आर फाउंड टू बी इंगेज्ड इन greater proportion and men form 23% where women 21%. The gap between men and women is very less. अब समझो, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ सर। 52% कौन है? 52% कौन? सेल्फ एम्प्लॉयड। सर 27% कौन? कैजुअल। और सर 23 या 21% कौन? ये कौन है? ये रेगुलर। इसका परसेंट, इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है? 100%। सर ये है कैटेगरी। अब ये याद रख लोगे, 52, 27, 21। डन। लेकिन एनसीईआरटी इसको क्लैरिफाई कहीं नहीं करती, एनसीईआरटी इसको क्लैरिफाई नहीं करती। आगे देखो सर, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड कैजुअल वेज लेबरर आर फाउंड मोर इन रूरल एरिया। अब एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है, एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है, वहां पे आप बस ध्यान रखना सर कहां पे ज्यादा है? रूरल एरिया में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया। लेकिन कौन से लेबर वहां ज्यादा मिलते हैं? कैजुअल वेज लेबरर आपको रूरल एरिया में ज्यादा मिलते हैं। लास्ट लाइन, इन द लेटर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर वेज जॉब्स आर ग्रेटर इन द फॉर्मर सिंस majority of those depending on farm own plot of land and cultivate independently, the share of self employed is greater। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है क्यों सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है, तो बस आपको ये लिखना है क्योंकि इंडिया में रूरल एरिया ज्यादा है। मेरा आंसर ध्यान से सुनना, क्योंकि इंडिया में रूरल एरिया ज्यादा है और रूरल में रहने वाले लोग ज्यादातर अपने फार्म में काम करते हैं, तो वो अपने फार्म में काम करने की वजह से वो बन गए सेल्फ एम्प्लॉयड और इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा हो गया। अभी मैंने आपको दिया 1 मिनट का टाइम, आप मुझे ये याद करके जल्दी से दे दो। सर ये जो 52% है, आप यहां पे लिखो ये 52% है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। हमारा जो 25% है ये है कैजुअल, और ये जो है बेटा 23%, ये जो सिविल इंजीनियर बोला, सिविल इंजीनियर, इसको लिखो बेटा रेगुलर, ठीक। अब ये कैटेगरी ऐसे बनी, ये जो वर्कर है ना, वर्कर को 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया, वर्कर को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले वाले पार्ट को बोला सेल्फ, दूसरे वाले को बोला हायर्ड, 3 पार्ट में डिवाइड किया। बताऊंगा कैसे। यहां पे लिखा इन्होंने 52%, ये वाली टेबल आपको बनानी होगी। यहां पे लिखा 52 और यहां पे लिखा इन्होंने 48। इस 48 को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा पार्ट है ये? सर ये है कैजुअल और ये है रेगुलर। कैजुअल में कितना बोला?
25 और यहाँ पे बोला है 23, इसको बना लेना, ठीक है, हम नोट में इसको रहने दूंगा, ठीक है, चलो याद हो जाएगा पक्का। अब इसको याद करके जल्दी से दो, चलो अभी मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर दूंगा। ये पहला वाला वर्कर है, नीचे वाला तीनों का मिक्सअप है। अब देखो सर आगे, एम्प्लॉयमेंट इन फार्म फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस, एम्प्लॉयमेंट इन फार्म फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस, मैंने इसमें कोई कैटेगरी नहीं बनाई है, जनरल तरीके से याद करवा, मेरे साथ देखना बेटा एक एक करके सारा। इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इन द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, labor flows from agriculture and other related activities to the industry and services। अब बात समझना इसने क्या बोलने की कोशिश करी है। इसने बोला जैसे जैसे इंडिया डेवलप करता चला गया ना, वो फोर्स जो पहले एग्रीकल्चर में काम करता था वो छोड़कर कहाँ आने लगा, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में आने लगा। ठीक बात याद रखना, इंडिया एक एग्रीरियन इंडस्ट्री है, इंडिया एक एग्रीरियन मतलब कृषि प्रधान देश है बेटा। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस से हुआ क्या, worker migrate from rural to urban. Eventually, at a much later stage, the industrial sector began to lose its share of total employment as service sector enter a period of rapid expansion। कहानी समझना सारी, पहले लोग एग्रीकल्चर को छोड़कर कहाँ आने लगे, इंडस्ट्री में आने लगे और सर्विस में आने लगे। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे गई, लोग इंडस्ट्री को छोड़कर भी सर्विस में आने लगे। पहले एग्रीकल्चर को छोड़ के दोनों में आए, उसके बाद इंडस्ट्री को छोड़ के सर्विस सेक्टर में आने लगे। चलो सर, दो बातें मुझे याद हुई, एक बार जल्दी से दो बातें दोबारा से देख लो, जल्दी से दो बातें दोबारा से देख लो, पता नहीं कौन सा एमसीक्यू कौन सी लाइन आपके एग्जाम में आ जाए। पहली बात मुझे याद होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्री और सर्विस में आ गए। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे गया, इवेंचुअली मच लेटर स्टेज, बहुत आगे जाके सर्विस सेक्टर इतना एक्सपेंड कर गया कि लोग इंडस्ट्री छोड़ के सर्विस सेक्टर में आ गए। और आज अगर देखो, हर आदमी ऑफिस जाके सर्विस सेक्टर में ही काम कर रहा है, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब देखो तीसरी बात, अब देखना बेटा तीसरी बात, जनरली वी डिवाइड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। हम लोग सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को किस में डिवाइड करते हैं, 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिवीजन में डिवाइड करते हैं। और वो 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिवीजन कौन कौन से, ये आपको याद होना चाहिए। 8 कौन कौन से, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज और सर्विसेज। ये 8 एक्टिविटीज है जिसमें हम डिवाइड करते हैं। अगर इसको ठीक से देखो तो शुरू के साथ क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सर्विस का बस एक ही सेक्टर है। अब आगे जाके देखना और मैं इसको फर्दर क्लैरिफाई करूंगा, आगे देख लो, तब आपको एक साथ याद करने का टाइम दूंगा। फॉर सिंप्लिसिटी, all the working person engaged in these division can be clubbed into 3 major sector। अब इन 8 इंडस्ट्रियल डिवीजन को याद रखना, वर्ड इन्होंने यूज किया इंडस्ट्रियल डिवीजन। इंडस्ट्रियल डिवीजन कितने होते हैं, 8। लेकिन आपकी सिंपलिसिटी के लिए इन्होंने बोला कि सर इसको ना हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट इसी पे है। उन्होंने बोला सर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मैंने बोला कौन कौन, तो कहते हैं शुरू के जो 2 हैं ये प्राइमरी है, ओके। और उसके बाद बोला लास्ट जो नेक्स्ट 3 है, 1, 2 और 3, ये क्या है सर, ये सेकेंडरी है। और बोला जो लास्ट के 3 है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज, ये कौन है सर, ये है सर्विस सेक्टर, ये है सर्विस सेक्टर, ये है सर्विस सेक्टर। डन। अभी मैंने आपको 4 बातें याद करा दी बेटा। शुरू की 2 बातें बहुत जनरल बात थी, आपको याद हो गया एग्रीकल्चर से कहां पे आए। उसके बाद अगली 2 लाइनें जहां पे मैंने आपको जनरली इंडस्ट्रियल की 8 डिवीजन बताई, उसके बाद उसको सिंप्लिसिटी के लिए हमने 3 डिवीजन में डिवाइड किया। जल्दी से याद करके दो। चलो सर, परी मैडम अब आप कहीं जाना नहीं, ठीक है, आ जाओ, आओ सर अब आगे देखते हैं सर। अब ठीक मैंने क्या बोला, मैं आपके लिए जितनी मेहनत कर रहा हूं ये चीज शायद आपको ही पता है, पापाओं को नहीं पता, इसलिए वो मैसेज डाल देते हैं नो क्लास नो टेस्ट टुडे। अब सर अब देखना सर, अब सर देखना, अब देखना टेबल 6.2 शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन। ध्यान से सुनना, अब आपको आता है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ईयर 2017-18। इन्होंने यहाँ पे 2017-18 में बताया कि कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे थे। हमें पता है कि डिविजनल
जो इंडस्ट्रियल डिवीजन है वो 8 होता है, लेकिन जो उनको 3 मेजर क्लासिफिकेशन किया गया वो प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में किया गया। सर्विस सेक्टर को टर्शियरी सेक्टर भी ये लोग बोलते हैं। अब इसके अंदर कुछ डेटा लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा आपके। These are the following table, analyze above table। अब इस टेबल को एनालाइज करके आप देखो तो मैंने इतने सारे पॉइंट बना दिए, अरे इतने सारे पॉइंट बना दिए ना। अब मैं इन पॉइंट्स को छुपा रहा हूं और आपको निकालनी है अपनी कॉपी, और कॉपी में इसके लिए मुझे सिर्फ 5 लाइनें आपको लिख के देनी है इस टेबल से बेटा, और वो लिखने का आपका 2 मिनट शुरू होता है अब। जल्दी से वो 5 लाइनें लिख के दे दो। चलो नालायक बच्चों, देखो मैंने जो आपको नंबर दिए हैं आपके इस डेटा के बेसिस पे, आप उसको पर्सनली बिल्कुल मत लेना, आपको उसको इंप्रूव करना है। देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, जरा अब एनसीईआरटी का ये देखो, एनसीईआरटी क्या लिखती है सर। एनसीईआरटी ने किस तरीके से लिखा है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप एनसीईआरटी को कॉपी मार देना, बिल्कुल नहीं, लेकिन बस आप एक बार इसको रीड कर लेना, बस और बस रीड करना है। हाँ, ये मैं आपको पीडीएफ देंगे, बुक देंगे, उससे रीड कर लेना, ठीक। अभी मुझे आगे जाने दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने गलत लिखा था, आप लोगों ने भी बहुत बढ़िया लिखा। बस डायरेक्ट डेटा लिखने से अच्छा है कि आप डेटा को कंपैरिजन वाले फॉर्म में लिखो। कंपैरिजन वाले फॉर्म में कैसे लिखना है कि प्राइमरी सेक्टर इन रूरल एरिया constitute 59.8% in comparison to urban area which is just 6.6%। इस तरीके की लैंग्वेज आपको बना के लिखनी है। उससे क्या होगा, एक लाइन 2 डेटा को कवर करती है, और वो कोशिश करते हैं कि आपके आंसर में सारा का सारा डेटा कवर हो जाए। डन, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चों, आगे चलते हैं। ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब ये देखते हैं सर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है सर। क्या है ग्रोथ और चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट? बेटा मोबाइल मेरे पास भी है, तेरे से महंगा है, और तेरे से ज्यादा कंटेंट भी है मेरे पास, और तेरे से सुंदर सुंदर भी है। मैं कर रहा हूं क्या बात? मैंने उसको एक टाइम दिया हुआ कि इस समय से इस समय तक हदें पार करेंगे, लेकिन अभी समय पढ़ाई का है बेटा अभी समय पढ़ाई का है, तो पढ़ाई के समय तो मैं पढ़ाई करेंगे, मैं नहीं करता कोई ऐसी डिस्टर्बेंस, आप भी मत करो बेटा, ठीक है। चलो देखते हैं। हियर वी लुक एट 2 डेवलपमेंट इंडिकेटर। अब कंट्री डेवलप कर रही है, इस बात का पता कैसे चलेगा? आप लोगों को वोट देना है, वोट देने से पहले ये वाला चीज पढ़ के जाना, ठीक। अगले साल चुनाव है, और अगले साल आप भी वोटर बन रहे हो बेटा, 18 के हो रहे हो ना, तो आप भी वोटर अरे हो गया तो बनवा देंगे, किसी पार्टी से मिलने बनवा देंगे, आप भी वोटर बन रहे हो। आप ये 2 चीज बहुत ध्यान से पढ़ना, देखना कि क्या देश में पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ है। अगर हुआ है तो आप जाके वोट उसी पार्टी को दे देना जिसने ये 2 काम कर दिए हों। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक। क्या देखना है सर? पहला, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहली चीज देखो, ये कोई लड़ाई वाली बात नहीं, सीधा सवाल है मोदी जी से, क्या देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है? अगर बढ़ा है तो वी आर रेडी टू वोट यू। दूसरी चीज, क्या जीडीपी बढ़ा है? अगर जीडीपी बढ़ा है तो भी हम आपको वोट दे देंगे। तो ये डेवलपमेंट के 2 इंडिकेटर है। आप मोदी जी से बाकी सारे सवाल, यस जय श्री राम, वो सारे सवाल हैं, लेकिन इसके अलावा आपको 2 सवाल और करने हैं। पहला ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा जीडीपी। मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, बस आप इसको रीड कर लेना और जाके वोट दे देना। आगे आगे नियरली 70 ईयर्स, 70 साल हो गए सर, ऑफ प्लान एंड डेवलपमेंट हैव बीन एम्ड एट एक्सपेंशन। पिछले 70 सालों से देश कोशिश कर रहा है किस चीज की? एक्सपेंशन करने की, ऑफ द इकोनॉमी, लेकिन थ्रू इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट। नेशनल आउटपुट समझते हो ना, वही जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। 70 सालों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जीडीपी भी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। आगे, ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 2010 जीडीपी ऑफ इंडिया ग्रू पॉजिटिवली। चलो अच्छी बात है सर, इसका मतलब पिछले 50 सालों में या पिछले 60-70 सालों में, जो भी मोदी जी बोलते हैं पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो उन्हीं की किताब एनसीईआरटी गवर्नमेंट के अंडर आती है, वो कह रही है कि जीडीपी पॉजिटिवली ग्रो हुई है। तो इसका मतलब पिछले 70 सालों को ऐसे बोलना गलत है, काम तो हुआ है। एंड वॉज हाइयर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, लेकिन ये गलत हो गया सर। जीडीपी जो बढ़ी थी ना, वो एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ी, मतलब एम्प्लॉयमेंट उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितनी तेजी से जीडीपी बढ़ा है। डन। अगला, हाउएवर देयर वॉज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, लेकिन इस जीडीपी की ग्रोथ में हमेशा फ्लक्चुएशन रहा है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना।
ड्यूरिंग दिस पीरियड एम्प्लॉयमेंट ग्रू एट अ रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%। अबे यार ये तो बहुत गलत है। इन 50 सालों में 60 सालों में जो हमारा इंप्लॉयमेंट का रेट है ना वो 2% से कभी ऊपर गया ही नहीं। ड्यूरिंग लेट 90, ध्यान से, इंप्लॉयमेंट ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। ओ तरीके, ये तो कांग्रेस का ही टाइम था, ये तो कांग्रेस का टाइम था। उस टाइम पे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट था वो ऊपर जाने की जगह नीचे जाने लगा, मतलब लोग बेरोजगार होने लगे। एंड रीच द लेवल ऑफ ग्रोथ दैट इंडिया हैड प्लान इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लानिंग। और इंडिया ने कभी शुरुआत में 1950-55 के आसपास जो प्लानिंग की थी ना उस रेट पे पहुंच गया, मतलब 2% से गिर के हो सकता है 1% या उससे भी कम पे पहुंच गया। लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पे फिगर आउट नहीं किया, तो हम भी फिगर आउट नहीं करेंगे आगे। ड्यूरिंग दीज ईयर्स वी ऑल्सो फाइंड अ वाइडनिंग गैप बिटवीन। इन्हीं सालों में हमें देखा कि इन दो लोगों के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। किन दो लोगों के बीच में? ग्रोथ ऑफ जीडीपी। आप इसको ऐसे समझो, एक आदमी अमीर कब बनेगा? जब वो कमाएगा। एक आदमी अमीर कब बनता है? जब वो कमाता है। तो सर इसका मतलब अगर इसका कमाना बढ़ेगा तो ये अमीर भी बढ़ेगा। अब आप इस कंसेप्ट को ऐसे समझो कि ये कमा नहीं रहा बट फिर भी अमीर हो रहा है। सर ये किस तरीके का ग्रोथ है? इसका मतलब चोरी चकारी कर रहा होगा, नेता होगा। ऐसे बोलना गलत है सर, नेता भी मेहनत करते हैं। दुकान बंद करा दे हमारी। आगे, एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने क्या बोला सीधा, ड्यूरिंग दिस ईयर जो इनके बीच का गैप था ना जीडीपी का और एम्प्लॉयमेंट का वो बहुत बड़ा हो गया। दिस मीन्स दैट इंडियन इकोनॉमी विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इंडियन इकोनॉमी बिना जॉब को क्रिएट किए हुए, वी हैव एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। समझ से बिल्कुल परे है। लोगों को काम नहीं मिल रहा, लोगों को काम नहीं मिल रहा, लेकिन कंट्री में गुड्स और सर्विसेज बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ही ग्रोथ को हमने क्या नाम दिया? स्कॉलर्स रेफर दिस फिनोमेना एज जॉबलेस ग्रोथ। डन। अभी आपको याद हुआ? अभी मैंने आपको डेफिनेशन याद कराने से अच्छा मैंने पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। अब चाहिए 2 नंबर में आए या 5 नंबर में आए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको दिया मैंने 1 मिनट का टाइम, आप जल्दी से मुझे याद करके दो। चलो, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप लोग इस चैप्टर को मेरे से बस सुन नहीं रहे, उसको याद भी कर ले रहे हो बेटा। अब आगे देखते हैं सर कैजुअलाइजेशन। पता है क्या, ये जो मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ ना, ये चार्ट एग्जाम में आ चुका है। उस चार्ट के नीचे जो मैं आपको ये टेबल दिखा रहा हूँ ना, ये टेबल भी एग्जाम में एक्सप्लेन्ड है बेटा। ये इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। बट मुझे ना आपको यहाँ पे कुछ पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है सर? कि कैजुअलाइजेशन होता है क्या। वर्ड कैजुअल से सुनो क्या होता है बेटा। एक होता है ना फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। जो इनफॉर्मल होता है वो जनरली कैजुअल होता है। कैजुअल मतलब जैसे मैं अगर इनसे क्लास में बात करूंगा तो मैं बहुत फॉर्मल रहूंगा, लेकिन अगर मैं मान लिया इसके यहाँ पे डिनर पे गया या हम लोग कहीं बाहर, मतलब बहुत कैजुअली मिलेंगे। ये होता है दोनों का डिफरेंस, मतलब एक होता है फॉर्मल शेप का, एक होता है इनफॉर्मल शेप का। लेकिन यहाँ पे कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या? कैजुअलाइजेशन मतलब कि जब आप अपने रेगुलर जॉब से या आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जॉब से, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप अपने रेगुलर जॉब से जहां पे आपके पास एक डिसिप्लिन था, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम था, या आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयड से दोनों को छोड़कर कैजुअल में चले जाओ, तो आपके हिसाब से एक गुड पोजीशन है या बैड पोजीशन है? ये बैड पोजीशन है। ये बैड पोजीशन है क्यों? क्योंकि इससे आपकी सिक्योरिटी, आपकी इनकम, आपकी सिचुएशन खतरे में आती है। अगर किसी देश में कैजुअलाइजेशन बढ़ रहा है मतलब वो देश बर्बाद हो रहा है। अब आप देखना क्या हमारे देश में कैजुअलाइजेशन बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर बढ़ रहा है तो सर देश खतरे में है, लेकिन अगर घट रहा है तो अच्छी बात है बेटा। वोट देने से पहले इन सब बातों को भी रीड करके जाना। डन। आगे चलते हैं सर। आओ सर, देखना सबसे पहले इंडिया इज एन एग्रेरियन नेशन बेटा, मतलब वो जहां पे खेती ज्यादा होती है। A major section of population live in rural areas and is dependent on agriculture as their main livelihood. डन है सर, यहां तक मुझे समझ में आता भी है। Development strategies in many countries, including India, have aimed at reducing the proportion of people depending on agriculture. पहली बात इंडिया के लिए थी, दूसरी बात जनरल है। हर एक नेशन जो अपने आप को ग्रो करना चाहता है, इंक्लूडिंग इंडिया, वो चाहते हैं कि हम अपने लोगों को एग्रीकल्चर से हटा के किसी और काम में लगाएं। तीसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब आपको ना ऊपर वाली टेबल देखनी है, डन, लेकिन आप यहां पे पहले पढ़ लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर शोज सब्सटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म। डन।
अब यहाँ पे दिख भी रहा है कि लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के, शुरुआत में हमें दिखा कि एग्रीकल्चर छोड़ के कहाँ आ गए, इंडस्ट्री में। कब? इन 1972-73। ये याद नहीं करना, वैसे बोल रहा हूँ। अबाउट 74% ऑफ वर्कफोर्स वाज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, जो कि शुरू में 74% थे। सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप ये देखो बेटा, शुरू में कितना था? 74% था। ध्यान से समझना, शुरू में 1972-73 में हमारे प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोग कितने थे? 74% थे। और हमारे सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग काम करते थे? जस्ट 10%। लेकिन आप आज की डेट में अगर आके देखो ना 2017-18 में, तो हमारा प्राइमरी सेक्टर 44 हो गया और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर 24% हो गया। मतलब वहां से शेयर घट के यहाँ पे बढ़ा है। अब वही बात हम लोग यहाँ पे नीचे बोलने की कोशिश करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अपने को याद नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर शोइंग प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर द इंडियन वर्कफोर्स। ऑब्वियसली इसलिए भी फ्यूचर है क्योंकि वहां पे लोग बढ़ रहे हैं घटने के बजाय, जबकि एग्रीकल्चर में घट रहे हैं। यू मे नोटिस दैट द शेयर ऑफ दीज सेक्टर हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 11 to 24% and 15 to 27% respectively. The distribution of workforce in different status indicates that over the last 5 decades, last 5 decades का मतलब हो गया 50 साल, people have moved from self employment and regular salaried employment. अब यहाँ पे दिख रहा है कि सर, अब ये वाले स्टेटस में देखना सर, ये वाले स्टेटस में क्या क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर एम्प्लॉयड। इनसे लोग शिफ्ट होके, पहले यहाँ पे 61 था, आज यहाँ पे 52 है। पहले यहाँ पे 52 था, अब यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला। बोला सर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन डिफरेंट स्टेटस इंडिकेट ओवर द लास्ट 5 decades people have moved from self employment and regular salaried employed to casual wage work. Yet self employment continues to be the major employment provider. लेकिन इतना मूव होने के बाद भी आज भी इंडिया में 52% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है बेटा। Scholars call the process of moving from self employment and regular salaried employment to casual wage workforce noticed during 1972 से लेकर 94 तक as casualization of workforce। तो अब सर डेफिनेशन के साथ मुझे एक और बात भी याद हुई कि ये जो कैजुअलाइजेशन मेजर अपने हाईएस्ट लेवल पे कब पहुंचा था? 1972 से लेके 1994 के बीच में ही अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया था। मतलब उस समय माना जा सकता है कि देश खतरे में था। अभी तो ठीक है सर, अभी तो ठीक है, वोट देने से पहले देख लेना, ठीक है। अभी फिलहाल ठीक है कि 1972 और 94 के बीच में, हाँ लिखना नहीं, मैं दिस मेक्स द वर्कर हाईली वनरेबल। लेकिन आप एक चीज और याद रखना बेटा, जितना ज्यादा कैजुअलाइजेशन होगा वनरेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। वनरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेसेस। डन सर, अब मुझे ये याद हो गया। अब मैं चाहता हूं कि आप इसका डेटा तो याद मत करो, आप इसका डेटा तो याद मत करो, लेकिन इसकी जितनी भी जनरल बातें हैं आप मुझे वो याद करके दोगे। इस डेटा में आप बस एक चीज याद कर लेना, ये 1972 और 1994 तक बेटा, ये आपको याद करना जरूरी है। चलो आपको दिया आधे मिनट का टाइम। चलो नलायक बच्चों, बात आते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। एक होता है फॉर्मलाइजेशन, एक होता है इनफॉर्मलाइजेशन। आए थे शर्ट पैंट पहन के, जा रहे हो फटे चिटे पहन के, इनफॉर्मलाइजेशन। जब आप आए थे तो फॉर्मल में थे, जाते समय अब आप क्या हो गए? बिल्कुल छोड़ो, बुरा मान जाओगे। आओ, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, पहली लाइन। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया सिंस इंडिया इंडिपेंडेंस has to provide decent livelihood to its people। हर एक पार्टी आती ही सरकार में ये बोल के है कि हम आपको जॉब देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे। ये तो कुछ भी नहीं, मारा मारी तो तब हो गई थी जब बिहार में एक पार्टी के आदमी ने ये बोल दिया था कि तुम हमें चुनो, हम 10 लाख सरकारी जॉब देंगे, 10 लाख सरकारी जॉब, और पहले ही साल। और जबकि पता चला था बिहार में मैक्सिमम 4 या 5 लाख की जॉब है, और तू कहां से देगा भाई 10 लाख? झूठ बोलने की सीमा होती है। इन्होंने सीमा को फाड़ रखा, बिल्कुल। सीमा भी सोचती हो कि कहां आ गई मैं। छोड़ो, ऐसे नाम नहीं लेते। आओ, हाँ, सीमा भी सोच रही होगी। इट हैज बीन envisaged that the industrialization strategy would bring surplus worker। समझना ध्यान से, क्या बोला? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की वजह से
would bring surplus worker from agriculture to industry with better standard of living as in developed country. अब मैं ये कह रहा हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो ये स्ट्रैटेजी थी, इसने ये बोला था कि एग्रीकल्चर में ना बहुत सारे सरप्लस वर्कर हैं. सरप्लस वर्कर का मतलब, हाँ मतलब एक खेत है वहां पे एक अकेला आदमी काम कर सकता है, पूरा परिवार काम कर रहा है, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, अभी आगे आएगा. ठीक, तो सर उन्होंने बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से हम उन सरप्लस वर्कर को यहां काम करा सकते थे. इवन आफ्टर 70 ईयर ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स डिपेंड्स ऑन फार्मिंग. अब लो ये दुविधा है. उनको ऐसा लगा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्ट्रेटेजी लाएंगे तो जो सरप्लस वर्कर है वो इंडस्ट्री में आ जाएगा काम करने, और उन्होंने बहुत बढ़िया प्लानिंग की थी. किसी ने मुझे बोला था कि अगर मुझे, इफ यू नॉट प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल. ये एक डेफिनेशन है, एक कोटेशन है किसी की. अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे तो मुबारक, आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो. लेकिन तुमने प्लानिंग करने के बाद भी, वो भी 70 सालों तक, अभी भी देश में 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. वाह रे प्लानिंग, व्हाट अ प्लानिंग, है ना. वेल डन प्लानिंग. मतलब एक बच्चे ने प्लानिंग करी 100 मार्क्स की और उसके 0 भी नहीं आ रहे. अरे भाई पेपर तो देने जाता कम से कम, समझे क्या. तो ये वाली प्लानिंग हो रही है एज अ मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड. अब देखो इकोनॉमिस्ट आ गया. इकोनॉमिस्ट कह रहा है सर इन वजहों से ऐसा हुआ था. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट ओवर द ईयर द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज बीन डिटेरियोरेटिंग. मतलब ये खराब हुआ. क्यों खराब हुआ, उन्होंने इसकी 3 वजहें बताई. सर प्लानिंग कहती थी कि हम क्या देंगे, डिसेंट लिवलीहुड. प्लानिंग कह रही है हम डिसेंट लिवलीहुड देंगे, लेकिन तुमने 70 सालों में इसको खराब और कर दिया. क्या वजहें थी खराब होने की? सर ये 3 वजहें निकाल के लाया हूं मैं. वजह नंबर 1, even after working for more than 10 to 20 years, some workers do not get maternity benefit, provident fund, gratuity और pension. इसलिए हालत हुई खराब. 10-20 साल काम करने के बाद भी तुम उसको बताओ प्रेगनेंसी पे छुट्टी तक नहीं देते, प्रोविडेंट फंड नहीं देते. बेचारा 50-60 साल के बाद जब काम करने लायक नहीं रहता, रोड पे आ जाता है. और ऐसा हमने बॉलीवुड की बहुत सारी हीरोइनों के साथ भी देखा. काम मिलना बंद तो रोड पे बन गई भिखारन. नाम नहीं लेना बेटा किसी का. आगे देखते हैं. अ पर्सन वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर गेट अ लोअर सैलरी एज कंपेयर टू अनदर पर्सन डूइंग द सेम वर्क बट इन पब्लिक सेक्टर. अब ये भी गलत है. अगर तुम वही काम गवर्नमेंट में करते हो तो तुमको ज्यादा पैसे मिलते हैं. वही काम सेम मैं प्राइवेट में करता हूं तो मुझे कम पैसे, इसलिए भी हालत खराब हुई है. 2 बातें हो गई. पहली बात, 10-20 साल करने के बाद भी तुम मुझे मैटरनिटी बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं देते. और दूसरे मैंने क्या बोला, सेम काम अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में करता हूं तो मुझे पैसे नहीं देते. तीसरी बात, अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज गेटिंग रेगुलर इनकम. और आज के डेट में भी रेगुलर इनकम कमाने वाले हमारे देश में बस गिने चुने लोग हैं. कितने परसेंट है? पक्का अभी याद करवाया था 21 या 23%. डन, पक्का याद हुआ? अरे था ना, याद नहीं है? 52 प्लस 25 प्लस 21 या 22. डन, 23. हाँ 23 था, मैंने गलत देखा. चलो बहुत बढ़िया बेटा. अगला देखो, द गवर्नमेंट थ्रू इट्स लेबर लॉज. अब देखना बेटा, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि काम नहीं करती. द गवर्नमेंट थ्रू लेबर लॉज. लेबर लॉ क्या होता है? लेबर लॉ ये कहता है, लेबर लॉ एक एक्ट है जिसमें कहता है कि आप किसी को 10 बजे से पहले काम नहीं करवा सकते, 5 बजे के बाद काम नहीं करवा सकते, आप उसको 1 घंटा लंच का ब्रेक दोगे, आप मिनिमम इतने पैसे दोगे. लेबर लॉ में ये सारी बातें लिखी हुई है. डन, बीमार होने पे पैसे भी दोगे, उसका इलाज भी कराओगे. इसीलिए आप देखोगे जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं सबका ESI कार्ड बना होता है. Enable them to protect their right in various ways. This section of workforce forms the trade union. अब बेचारे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ट्रेड यूनियन बना लेते हैं. एम्प्लॉयर से बार्गेन करते हैं, किस लिए? फॉर बेटर वेजेस एंड अदर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स. तो मुझे ये ना शुरू की 4 बातें पढ़ के बस इतना सा पता चला कि सरकार ने प्लानिंग करी. प्लानिंग करने के बाद उन 70 सालों के बाद भी आज कुछ ठीक नहीं हो पाया. उसके बाद क्यों हालत खराब है ये भी है, और गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा प्लानिंग करती है. तो मुझे शुरू की 4 बातें जल्दी से याद करके दो, तब मैं चलूंगा आगे. आपके भलाई के लिए बता दूं, है हाजी भैया, ऐसे जितने भी बड़े बड़े मिलियनियर्स बिलियनियर्स है बेटा, उन्होंने बहुत कम एज से पैसा कमाना चालू कर दिया था. ठीक, आपके पास भी मौका है. आगे आते हैं सर.
अच्छा देखो आगे देखो बेटा, टू नो दिस वी क्लासीफाई वर्कफोर्स इन टू कैटेगरीज। मैंने ये याद करना बेटा, एग्जाम में आ सकता है। मैंने ना ये वर्कफोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले कैटेगरी का नाम है वर्कर इन फॉर्मल सेक्टर, दूसरा वर्कर इन इनफॉर्मल सेक्टर। जो फॉर्मल सेक्टर में उसको हम लोगों ने बोला ऑर्गेनाइज्ड, और जो इनफॉर्मल सेक्टर में उसको हमने बोला अनऑर्गेनाइज्ड। याद करना बहुत आसान है बेटा, मेरे साथ याद करोगे तो हो जाएगा। पहली बात, ऑल द पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वो, एंड दोज प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय 10 हायर्ड वर्कर या मोर। अब सर मुझे दो बातें याद रखनी पड़ेंगी, जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्मल है, और वो सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्मल में आएगी अगर वहां पे 10 या 10 से ज्यादा, मतलब 10 काम करते हैं तो भी माना जाएगा, आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। उनको माना गया फॉर्मल सेक्टर का एस्टेब्लिशमेंट। और जो वहां पे काम करते हैं उनको क्या बोला गया, फॉर्मल सेक्टर वर्कर। बोले याद रहेगा। अब अगर मुझे ये वाली डेफिनेशन याद हो गई ना, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मुझे अगला वाला अपने आप याद हो जाएगा। क्या बोला, ऑल अदर इंटरप्राइजेस, इसके अलावा बाकी सब, एंड वर्कर वर्किंग इन दोज इंटरप्राइजेस फॉर्म्स इनफॉर्मल सेक्टर। बोलो सही याद हुआ, सही याद हुआ। ये वाली डेफिनेशन याद तो वो वाली याद। दूसरी बात, दोज हु वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर, जो वर्किंग सेक्टर में काम करते हैं, इंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। अब ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको एक आध यहां पे लिखवा देता हूं। जैसे कि पीएफ हो गया, जैसे कि ईएसआई हो गया, जैसे कि ग्रेचुटी हो गया, डन, जैसे कि पेंशन हो गया। सर ये सब क्या हो गए, ये हो गए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। अगली बात, दे अर्न मोर देन दोज इन इनफॉर्मल सेक्टर। एक बात इन्होंने यहाँ पे और बोल दी, मुझे नहीं पता ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है। यहाँ पे बोला जो भी फॉर्मल सेक्टर में काम करता है वो ज्यादा पैसे कमाता है। एनसीईआरटी ने इस फॉर्मल सेक्टर के लिए तीन बातें बोली, मुझे वो तीनों बातें याद है। पहली बात, जो पब्लिक सेक्टर है या फिर जहां प्राइवेट सेक्टर में 10 से ज्यादा काम करते हैं वो फॉर्मल सेक्टर है, यहां पे आपको सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता है। तीसरी बात, यहां पे काम करने वाले लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं। तीन बातें मुझे याद। अब देखते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में तीन बातें कौन सी बोली थी। सर पहली वाली डेफिनेशन थी, दूसरी बात में क्या बोला, बोला इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड मिलियन ऑफ फार्मर। अच्छा फार्मर इसका मतलब इनफॉर्मल है, एग्रीकल्चरल लेबरर, ओनर ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस। ओनर ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस का मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 9 लोग काम कर रहे हैं। And people working in these enterprises are also self-employed who do not have any hired worker। मतलब self-employed वाला भी यहाँ पे आ जाएगा। तीसरी बात और लास्ट बात, it also include non-farm casual wage laborer who work for more than one employer। जो एक से ज्यादा एम्प्लॉयर यहाँ पे भी काम कर रहा है, बट फिर भी वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहा है जहाँ पे 9 लोग काम करते हैं, एज कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड हेड होल्ड वर्कर। अब यहाँ पे ना जो एग्जाम्पल बन सकता है, मान लेते हैं एक ठेकेदार है, ध्यान से सुनना बेटा, एक ठेकेदार है जो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेके मकान बनवाता है, उसके पास 15 लोग काम कर रहे हैं। 15 लोग, बताओ वो फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है? वो तब भी इनफॉर्मल रहेगा, क्योंकि उसको फॉर्मल बनने के लिए अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, और ठेकेदार कोई इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट नहीं करता, वो डेली पेरोल पे लोगों से काम करा लेता है, डेली वेजेस पे काम करा लेता है। पक्का याद हुआ? आपको दिया 1 मिनट का टाइम, एज इट इज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप मुझे याद करके दो। हाँ, अगर शॉप ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया है, रजिस्टर कराने का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया है कि किराना स्टोर प्राइवेट लिमिटेड जो भी, तब तो माना जाएगा। आई मीन वो ये सारी चीजें फॉलो कर रहा, गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने लग गया, तब माना जाएगा। वैसे अगर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ गया, अ शॉप हैविंग मोर देन 10 एम्प्लॉइज, हम उसको फॉर्मल में डाल देंगे। डन, चलो सर जल्दी से फॉर्मल में डाल देंगे। लेकिन अगर ठेकेदार आएगा पर्सन इंगेजिंग मोर देन 10%, लिखा जाएगा पर्सन इंगेजिंग मोर देन 10%, तब वो इनफॉर्मल आ जाएगा। मेरी बात को दोबारा सुन लो, अ फर्म इंगेजिंग मोर देन 10%, फर्म माना जाएगा फॉर्मल। अ पर्सन इंगेजिंग मोर देन 10%, वो इनफॉर्मल माना जाएगा। डन, जल्दी से याद करके दे दो। अब बेटा अब यहाँ पे एक चीज देखना, इससे ना कुछ डेटा बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। आप इसको मैं आपके साथ पहले रीड कर रहा हूँ, देखना सर। आप पहले मेरे साथ इस डायग्राम को देखना बेटा, इस डायग्राम को देखना। ये डायग्राम आपको क्या बता रही है? ये आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है। लेकिन इस फॉर्मल और इनफॉर्मल में ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना बेटा, ये है मेल, और ये ब्लैक वाला है फीमेल। और ये डेटा कब का है सर?
सर ये डेटा दिया हुआ है इन्होंने 2009-2012 के बीच का, ध्यान से देखना। सबसे पहले बोला फॉर्मल सेक्टर में, बोला फॉर्मल सेक्टर में ना, फॉर्मल, अच्छा मुझे पहले बताओ टोटल कितने लोग जॉब करें, इनका टोटल बताना। 310, 133, 24 और 6 कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर 473। ध्यान से देखना, यहां पे मैंने लिखा हुआ है 473 मिलियन। डन। अरे मैं आगे देखो, कोई बात हो गया। अब यहां पे देखना सर, उसके बाद आया फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में कितने मेन काम कर रहे हैं सर? फॉर्मल सेक्टर में 24 मेन काम कर रहे हैं, और फीमेल कितने काम कर रहे हैं? 6। लेकिन अगर मैं इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाऊं तो मेन काम कर रहे हैं 310 और वुमेन काम कर रही है 133। सर डेटा मुझे रीड करना आ गया, डेटा मुझे रीड करना आ गया। बोलो डेटा रीड करना आ गया? यस सर मुझे डेटा रीड करना आ गया। चलो आगे, अगर डेटा रीड करना आ गया तो समझो आपका 100% काम हो गया, अगर आपको डायग्राम रीड करना आ गया। अब क्योंकि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैंने इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी, एज इट इज डायग्राम बना के आपके सामने ले आया हूं। हो सकता है एग्जाम में भी सेम डायग्राम आ जाए। अब जब आपको रीड करना आ गया तो आप इसके आंसर दे दोगे, जैसे कि we learned that in 2009-12 there was about 473 million worker in India। सर मुझे समझ में आ गया, ये 473 मिलियन यहां से निकला। आप याद करो, अभी अभी आपने एक फिगर याद किया है कितना वर्कर के लिए? 471। अब आप इस बात की लड़ाई नहीं करोगे कि सर यहाँ पे गलत आ रहा है वहां पे सही आ रहा है, नहीं, इस बात की कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई इसलिए भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे 2009 और 12 का दिया हुआ है, और आप उस हिसाब से इसको ऐड करके निकाल लोगे। अब मैं मानता हूं कि मान लिया एग्जाम में वो आपको 2017 और 18 का दे दे, अब आपको समझ में आ गया कैसे निकालना होता है, इसको 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 सबको ऐड करके निकालना होता है, और आप इसको निकाल लोगे। डन, आगे चलते हैं। देयर वर अबाउट 30 मिलियन वर्कर इन द फॉर्मल सेक्टर। सर ये 30 कहां से आया? ये 24 और प्लस 6 यहां से आया 30। परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द फॉर्मल सेक्टर, कितना परसेंट आ रहा है निकाल के बताओगे? बोला इन द कंट्रीज वाज अबाउट ओनली 6%। अभी अभी आपने एक डेफिनेशन याद करी थी फॉर्मल और इनफॉर्मल की, संदीप गर्ग सर की बुक से। वहां पे उन्होंने लिखा था कि फॉर्मल सेक्टर में कितने परसेंट लोग काम करते हैं? 6%। ये 6% निकला कैसे? सर ये देखो ऐसे निकला। कैसे निकला? सर इनमें काम करने वाले लोग कितने? 24 प्लस 6 कितना हुआ? 30। लेकिन सर टोटल कितने हैं? 473 मल्टीप्लाई 100, ये कितना निकला? 6%। वो ऐसे ऐसे निकाल के अपने कंटेंट को बना रहा है। अब आपको भी एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है डेटा। समझ में आया क्या? इतनी साइंस लगाया हुआ है, लेकिन पता है क्या, आप ये सब चीज तभी कर पाओगे जब आपने एटलीस्ट एक बार रीड किया हो। मैं ये नहीं बोला इसको 5 बार रीड करने की जरूरत है, एटलीस्ट एक बार अगर रीड कर लोगे ना तो आप ये सारी चीजें बना दोगे। तो आप मेरे साथ कसम खाओ, मैं कसम खाता हूं ये डेटा एक बार घर जाके पढ़ लूंगा। चलो सर ये डेटा पढ़ लेना, यहां तक मैंने बना दिया है। अब आ जाते हैं सर अनएम्प्लॉयमेंट पे बेटा। हाँ वो टेबल आ जाएगी और लिखा जाएगा एनालाइज अबव टेबल। हाँ हर जगह ऐसे होगा। चलो सर अब आ जाते हैं सर अनएम्प्लॉयमेंट में बेटा। अब आप ऐसे समझो आपका चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ था, पहला पार्ट खत्म, अब शुरू हुआ है दूसरा पार्ट जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। यही नाम होना चाहिए चैप्टर का, लेकिन इन्होंने चैप्टर का नाम क्या रख दिया? एम्प्लॉयमेंट। अरे जो देश में ज्यादा है वही नाम रखो ना। खैर छोड़ो, हम उसमें नहीं जाते हैं सर। आ जाते हैं सर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अच्छा इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट कौन करता है? इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट कौन करता है? देखो द NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसका पुराना नाम क्या था? NSSO था सर। NSSO क्या था? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप याद रखना, अभी नाम है NSO, पुराना नाम था इसका NSSO। ये क्या कहती है? डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट एज अ सिचुएशन। ये अनएम्प्लॉयमेंट को एक सिचुएशन की तरह एक्सप्लेन करती है। और क्या डेफिनेशन इन्होंने बनाई देखना, इतनी बड़ी डेफिनेशन बनाई, लेकिन इतनी बड़ी डेफिनेशन में मैंने आपको सिर्फ दो बातें हाईलाइट की। पहला, नॉट वर्किंग बट सीक, नॉट वर्किंग बट सीक। अब देखना डेफिनेशन क्या है। बोला ऑल दोज हु ओविंग टू लैक ऑफ वर्क, काम ना होने की वजह से, आर नॉट वर्किंग। वो सारे लोग जो काम ना होने की वजह से काम नहीं करे, बट ईदर सीक वर्क थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होती है बेटा? गवर्नमेंट की एक डायरेक्टरी है जहां पे आप अपना नाम जाके लिखते हो कि मेरे पास जॉब नहीं है एंड आई वांट जॉब,
तो वो एक डायरेक्टरी होती है। इंटरमीडियरी, दो कोई बीच में आपने आदमी रखा, भाई मुझे जॉब लगवा दे, दोस्तों के थ्रू, रिलेटिव के थ्रू, बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, या एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस और अवेलेबिलिटी फॉर वर्क अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ वर्क एंड रेम्युनरेशन। सर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो डिफाइन की है एनएसओ ने। अब आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। आप देखो कि आपका आंसर कितना बढ़िया होगा अगर अनएम्प्लॉयमेंट में लिखो द डेफिनेशन एज पर एनएसओ। याद करो। चलो सर, चलो 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 आगे देखो सर। इकोनॉमिस्ट डिफाइन अनएम्प्लॉयड, देख लो ना बेटा, अभी मैंने आपको एनएसओ की डेफिनेशन कराई। अब देखो बेटा, इकोनॉमिस्ट डिफाइन अनएम्प्लॉयड पर्सन as one who is not able to get employment of even 1 hour in a half day। अब ये सेम क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ गया था। एमसीक्यू में लिखा हुआ था, यहाँ पे फिलिंदा ब्लैंक्स था। ये जो 1 आवर है ना, 1 आवर में बेटा फिलिंदा ब्लैंक्स बना हुआ था, और ऑप्शन में था ऑप्शन ए 1 आवर, ऑप्शन बी 2 आवर, ऑप्शन सी 3 आवर, ऑप्शन 4 जो भी था, मतलब नन ऑफ या जो भी था बेटा। तो अब आपने अगर ये वाली लाइन पढ़ी ही नहीं होगी तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। अगर ये वाली लाइन पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं सुनी होगी, तभी याद होगा बेटा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं आपको। देखो, इकोनॉमिक्स डिफाइंड अनएम्प्लॉयड पर्सन कैसे, एज वन हु इज नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इवन 1 आवर। उसको एक घंटे के लिए भी जॉब नहीं मिल रही दिन के आधे में। तो सर ये मुझे याद आ जाएगा। चलो आगे। देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा अब ये वाला बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ये वाला बिल्कुल रटा हुआ होगा तभी बात बनेगी बेटा। कौन से वो 3 डेटा है, वो 3 सोर्सेज है जहां से हमें अनएम्प्लॉयड का डेटा मिलता है। पहला, रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, पहला रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। अगला, ये अभी आपने ऊपर पढ़ लिया जो हमने देखा ही था, एनएसओ। एनएसओ रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब ये क्या सर, मुझे पूरा नाम याद करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको पूरा नाम याद होता है तो सही है, नहीं याद होता तो आप बस एनएसओ लिख के आ जाना। मतलब पहला आप लिखोगे रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, दूसरे में लिख देना एनएसओ। अगर याद रह गया रिपोर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर सर्वे, तो ठीक है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं। तीसरा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, क्या बोला मैंने, DGET, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। चलो सर याद हुआ। अगर याद हुआ तो आप देखना यहाँ पे मैंने एक नोट डाला है, मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी में है, तो शायद कभी ना कभी एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे बन जाए, तो वो बस मैं पढ़ा देता हूँ। दो दे प्रोवाइड डिफरेंट एस्टिमेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दे डू प्रोवाइड अस विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड द वैरायटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये लोग ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बताते, ये अनएम्प्लॉयमेंट की वो वाली वैरायटी भी बताते हैं, कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट देश में चल रहा है, या किस सेक्टर में या किस इंडस्ट्री में चल रहा है। चलो सर बहुत बढ़िया। अब एग्जाम का एक क्वेश्चन बेटा, एग्जाम का एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे डाल दिया। क्या है क्वेश्चन के फॉर्म में, देखो क्या बोला ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आर सिमिलर टू ईच अदर। आपको क्या लगता है, डिफेंड करोगे कि रिफ्यूट करोगे? पक्का वो डिफेंड कर रहा है। वो क्या कर रहा है, डिफेंड कर रहा है। बेटा अब तुझे खुद को डिफेंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों सेम बात है, तो आंसर किस तरीके से डिजाइन हुआ। देखो, इसके आंसर को लिखने के लिए मुझे सबसे पहले टीचर को ही बता देना कि हाँ भाई मुझे इसका आंसर आता है, वो पहले ही आपको मार्क्स देने के लिए अपना माइंड प्रिपेयर कर लेगा। जैसे कि दिस स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, मतलब मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। अब आंसर कैसे डेवलप करना है, देखो आंसर ऐसे डेवलप करना है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर इंगेज्ड इन वर्क देन आर रियली नीडेड। ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जरूरत उतने की है ही नहीं। ऐसा कहां होता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा कहां देखने को मिलता है बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब देखो ओपन एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या बोला, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द इकोनॉमिक फिनोमेना। अच्छा, ये इकोनॉमिक फिनोमेना है इन विच पर्सन एबल एंड विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट फेल टू गेट, बट उसको काम नहीं मिलेगा। अगला, सो इसलिए ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मेरा आंसर यहां पे खत्म होता है अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा।
अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो मेरा आंसर यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का है तो मैं नीचे की 3 लाइनें और लिखूंगा। क्या लिखूंगा? इन द केस ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर आर टोटली आइडल। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में आप बिल्कुल खाली पड़े रहते हो, कुछ करने को नहीं होता। हाउएवर इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, उसको पता ही नहीं होता कि वो अनएम्प्लॉयड है। वर्कर अपीयर्स टू बी वर्किंग, वो दिख तो रहा है काम कर रहा है, एंड डू नॉट सीम्स टू बी आइडलिंग अवे देयर टाइम, और उसको ऐसा लगता है कि मेरा टाइम तो सही चला जबकि गलत है। लास्ट में देखो बेटा, अब ये वाला दे दिया मैंने आपको डेटा। वन स्टडी कंडक्टेड इन 1950 showed about 1/3 of the agriculture worker in India are disguised unemployed। ओ तरीके, मतलब एक फार्म में काम करने वाले 3 में से एक आदमी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। आपको मैंने दिया इसके लिए 1 मिनट का टाइम, ये याद करके देना बहुत 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 जरूरी है आपको। हो गया बेटा? चलो अब आगे देखते हैं। आगे देखो बेटा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अपने को ना बड़ा सिंपल सा पता है, जिसको सीजन में जॉब मिलता है वो सीजनल है, सीजन के आउट होने पे नहीं मिलता वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है। लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे करना वो देखो बेटा। यू मे हैव नोटिस दैट मैनी पीपल माइग्रेट टू अर्बन एरिया, पिक अप अ जॉब एंड स्टे देयर फॉर सम टाइम। 3 बातें हो गई सर। पहला, माइग्रेट करता है, जॉब पिक करता है और वहीं पे रहता है। 3 बातें हो गई सर। माइग्रेट करता है, जॉब पिक करता है, वहीं पे रह जाता है, बट कम बैक टू देयर विलेजेस एज सून एज रेनी सीजन बिगन। लेकिन सर चौथी बात में आपने बोला कि वो घर वापस आ जाता है रेनी सीजन में। दिस इज बिकॉज वर्क इन एग्रीकल्चर इज सीजनल। देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द विलेज फॉर ऑल मंथ्स in the year. When there is no work to do on farms, people go out urban area and look for job. This kind of unemployment is known as seasonal unemployment, and this also a common form of unemployment prevailing in India. अब इसके लिए उन्होंने कोई डेफिनेशन दी ही नहीं, यही बात लिखी हुई है, मैं तो यही लिखूंगा। जब एनसीईआरटी खुद बोल रहा है कि मैं इस तरीके से लिखूंगा तो मैं भी यही लिखूंगा। अब मुझे एक बात बताना, क्या एक आदमी पूरी जीवन अनएम्प्लॉयड रह सकता है? कोई ऐसे कह सकता है यार मुझे तो जॉब ही नहीं मिलती, मैं बेरोजगार हूं। बेटा एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको जॉब करनी ही पड़ेगी। वो कौन सी सिचुएशन होगी? जब आपको खाने को रोटी नहीं होगा, पहनने को कपड़ा नहीं होगा, तब आपको हाँ जो भी है तब आपको जॉब लेना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कैन अ पर्सन रिमेन जॉबलेस? कैन अ पर्सन रिमेन जॉबलेस? एनसीईआरटी ने इसका आंसर दिया। क्या दिया? लिखा, scholars say that in India people cannot remain completely unemployed for very long because their desperate economic condition, अरे कौन सी condition? Desperate economic condition would not allow them to do so. You will rather find them being forced to accept, लोग forced हो जाएंगे किसके लिए? टू एक्सेप्ट अ जॉब दैट नोबडी एल्स डू। वो एक ऐसा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा जो कोई नहीं करना चाहता। जैसे आपने देखा होगा अभी बहुत बार डेटा ऐसा आता है कि डी ग्रेड के लिए फॉर्म निकला, गवर्नमेंट के डी ग्रेड जॉब्स के लिए। डी ग्रेड जॉब्स कौन सी होती है? जिसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिटी है ना 5th क्लास या 6th क्लास से ज्यादा नहीं चाहिए होती उनको, और उसके लिए इंजीनियरिंग के लोगों ने फॉर्म भर दिया। ये है अ पर्सन कैन नॉट रिमेन जॉबलेस। सर क्यों? डेस्परेट इकोनॉमिक कंडीशन और फोर्स टू एक्सेप्ट अ जॉब दैट नोबडी एल्स डू। मतलब अनप्लीजेंट या फिर इवन डेंजरस जॉब भी करने को तैयार है, अनक्लीन और अनहेल्दी सराउंडिंग में भी काम करने को तैयार है, बस और बस किस वजह से? डेस्परेट इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। अभी शायद आपको ये सब बातें बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर आप भी नहीं पढ़ोगे, ठीक से नहीं काम करोगे, कंपटीशन इतना हाई है, इतना हाई कि आप कल को मजबूर मत हो जाना ऐसी जॉब लेने के लिए जो आपको सूट ही नहीं करती। The central and state government take initiative and generate employment to facilitate a decent living for low income families through various measures. लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही है सर। आओ सर आगे चलते हैं। ये आपका आज के दिन का लास्ट कंसेप्ट है बेटा, ये आपके आज के दिन का लास्ट कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है सर? क्या गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कुछ किया? क्या लेके आई वो? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। क्या है इसका मतलब? मनरेगा। अब मनरेगा क्या है सर? लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी, मैंने तो बस उतनी सी बात लिखी जितनी सी एनसीईआरटी में। बेटा क्या बात है देखो, इट प्रोमिसेस 100 days ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट टू ऑल रूरल हाउस होल्ड
हु वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। कुछ बातें याद रख लेना। पहली बात, 100 days वेज एम्प्लॉयमेंट, रूरल हाउस होल्ड, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। सर मुझे पक्का पक्का याद हो गया। द स्कीम बेस्ड ऑन दिस एक्ट is one of the many measures of the government has implemented to generate employment for those who are in need of job in rural area। तो इसका मतलब ये जो मनरेगा आया सिर्फ और सिर्फ रूरल के लिए आया, जो रूरल में रहते हैं और जॉब करना चाहते हैं। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। याद हो गया पक्का? हाँ जी, अगर याद हो गया तो मैं मानता हूँ कि याद हो गया, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, बस मुझे वो बात बता दो। पहला 100 days, ओके। दूसरा आपने बोला वेज एम्प्लॉयमेंट, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, और चलो सर बहुत बढ़िया, चलो आगे 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 चलने दो। अब आगे, अब बेटा मुझे बस 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 बेटा, लड़ने का टाइम देंगे मैं आपको, मैं देंगे बेटा। आगे डायरेक्ट एंड, तू यहीं पे लड़ेगा मरेगा है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है सर? सिंस इंडिपेंडेंस union and state government have played important role in generating the employment or creating opportunities for government generation. Their effort can be broadly categorized डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैटेगरी। सर डायरेक्ट कौन? जहां पे गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली जॉब दे रही है, और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऐसा काम करती है कि आपको जॉब मिल जाए। ध्यान से समझना, ये भी आ सकता है। डायरेक्टली में क्या लिखा? द गवर्नमेंट एम्प्लॉय पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट, खुद के ही कामों में लगा लिया, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। इट ऑल्सो रन इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट बहुत सारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी चला रही है, जैसे कि आपने देखा ओएनजीसी, मतलब तेल वगैरह की, कोल वगैरह की, होटल, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, एंड हेंस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली टू द वर्कर। बोलो सर बात समझ में आई? गवर्नमेंट आपको नाम से बोलती है आपकी सरकारी जॉब है। अब इनडायरेक्ट देखना बेटा, व्हेन द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस इंक्रीजेस, then private enterprises which receive raw material from government enterprises will also raise their output and hence increase the number of employment opportunity in the economy। गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटीज से प्राइवेट इंटरप्राइजेस की एक्टिविटीज में इंक्रीज करती है। वो ऐसा क्यों करती है? सर हम जॉब नहीं दे सकते अभी, लेकिन हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या आप समझो कि मैं ना हाईवे बना रहा हूँ, हाईवे बनाने के लिए जितना भी मटेरियल चाहिए ना, मैंने बोला कि हम नहीं बना रहे, तुम लोग बना लो। तो जो बनाएगा वो बनाने के लिए लोगों को जॉब देगा। दिस रिजल्ट इन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी। बोलो सर समझ आया? समझ में आया तो जल्दी से सुना दो, और अगर समझ आया तो बेटा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया बेटा। ठीक, चलो सर थैंक यू, ये सुना दो, उसके बाद आप जा सकते हो।